अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ में हम टेस्ट डिस्कशन भी करेंगे जो आप लोगों ने कल टेस्ट परफॉर्म किया होगा। जो पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो बेटा न्यूक्लियर फ्यूल्स है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम एनर्जी को हासिल करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम एनर्जी को कैसे हासिल करते हैं बेटे? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में फिजन रिएक्शन होता है जिससे हम एनर्जी को हासिल करते हैं। अब वो फिजन रिएक्शन क्या होता है बेटा? फिजन रिएक्शन में ये होता है कि जो यूरेनियम हैवी एटम होते हैं उसको हम स्प्लिट कर देते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में। जब हैवी एटम स्प्लिट हो जाता है स्मॉल पार्टिकल्स में तो उसके स्प्लिट होने से जो एनर्जी क्रिएट होती है हम उसको स्टोर कर लेते हैं और उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अब वो तो इस्तेमाल हो जाते हैं, स्प्लिट मतलब तोड़ देना। अब हम उसको तो इस्तेमाल कर लेते हैं बेटा, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जब वो एनर्जी हम काबिल इस्तेमाल लेके आ रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी बेटा जो होती है वो इन्वायरमेंट में वेस्ट हो जाती है और वो किसी काम की नहीं रहती। इसका मेन जो बेटा डिसएडवांटेज होगा वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला टॉपिक बेटे आ जाता है वो आ जाता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में को पढ़ने से पहले याद हो तो बेटा कल हमने एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने क्या देखा था कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऐसे एनर्जी सोर्सेज होते हैं बेटे कि इनको जब एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये ख़त्म हो जाते हैं, दोबारा ये काबिल इस्तेमाल नहीं रहते। लेकिन अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करते हैं बेटे, ये ऐसे एनर्जी सोर्सेज होते हैं जिनको आप बार बार भी इस्तेमाल करें तो ये कभी ख़त्म नहीं होते। इसकी नेचुरल एग्जांपल बेटा क्या है जी? हमारे पास वो सनलाइट हो, वो हमारे पास बेटा पानी हो, वो हमारे पास एयर हो, ये ऐसे हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं कि हम इनको जितनी दफ़ा मर्जी इस्तेमाल कर लें ये कभी भी ख़त्म नहीं होते। कोयले की तरह, ऑयल की तरह, गैस की तरह। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसका आ जाता है एनर्जी फ्रॉम वाटर, कि पानी से आप बेटे किस तरीके से बिजली को या एनर्जी को हासिल करते हो। अच्छा, आपको पता है कि जो एनर्जी को पानी से हासिल करना ये बहुत सस्ता अमल है, चीप है। लेकिन जो डैम्स होते हैं ना, अमूमन बेटा इनको उन जगहों पे बनाया जाता है जिन जगहों पर जो है ना पानी ज़्यादा मिकदार में होता है और बहुत सूटेबल प्लेस हो दुनिया में, उन प्लेसेस पे इसको बनाया जाता है और ये बहुत सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये डैम बेटा एक तो फ्लड को कंट्रोल करता है, पानी को अपने अंदर स्टोर करते हुए, तो यानी कि जब सैलाब आता है पानी का, उसके अलावा ये जो पानी इसके अंदर बेटा स्टोर होता है ये खेती बाड़ी के लिए भी इस्तेमाल होता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, इसका जो बिग एडवांटेज बेटा वो ये है कि ये बहुत इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इससे किसी भी किस्म की इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास बेटे आ जाता है एनर्जी फ्रॉम द सन। क्या होता है? सोलर एनर्जी इज द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन। सोलर एनर्जी बेटा हमारे पास, सोलर मतलब सूरज, सोलर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे तक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पहुंचती है और ये किसी भी सूरत इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करती। जो सन रेज हैं ये बेटा वाहद जरिया है ज़िंदगी का ज़मीन पे होने का। हम टोटली डिपेंड करते हैं सन पर। हमारी जितनी भी खुराक तैयार होती है, ये फ्यूल्स होते हैं, ये एज अ फ्यूल जो हम इस्तेमाल करते हैं और जितने भी वो मटेरियल्स होते हैं वो सारे सूरज की रोशनी की मदद से प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम कोई ऐसा मेथड प्रोड्यूस कर लें जिससे हम सोलर एनर्जी जो सूरज से ज़मीन तक हमारे तक पहुंच रही है, अगर बेटे हम उसको स्टोर कर लें, उसको इस तरीके से महफूज कर लें, तो उम्मीद है कि हम आने वाले वक्त में जो एनर्जी क्राइसिस हो सकते हैं हम उससे बच सकते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास आ जाता है जी विंड एनर्जी। क्या होता है? जो विंड है ना बेटा, इसको इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी के सोर्सेज के तौर पर सदियों से, और ये आपने अमूमन देखा होगा डायग्राम्स में या मूवीज़ में या सीरियल्स में कि समंदर में क्या होता है कि एक बहुत बड़ी कश्ती जा रही होती है और उसके साथ कपड़े लगे होते हैं, यानी कपड़े के टाइप फ्लैग्स लगे होते हैं। वो हकीकत में हमारे पास बेटे सेलिंग शिप्स होती हैं और वो सेलिंग शिप्स हवा की मदद से चलती हैं, ठीक है।
जिस डायरेक्शन में हवा होती है वो उसी डायरेक्शन में उसको मूव करवाते हैं, या अपनी मर्जी से आप उसको मूव करवा सकते हो। उसके बाद हमारे पास ये, अगर आप डायग्राम में देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेटे ये वो हमारे पास कह लें कि विंड फॉर्म्स हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर। विंड का मतलब हवा की मदद से चलने वाले ये बड़े बड़े पंखे हैं जो घूमते हैं, और इनके बैक एंड पे बेटा जनरेटर्स लगे होते हैं, और वो जनरेटर जो है ना इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, इससे एमसीक्यूज आने वाला है कि यूनाइटेड स्टेट में बहुत सारे विंड फार्म्स हैं जो एक दिन में 1300 मेगावाट की बिजली को प्रोड्यूस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। और अगर हम यूरोप की बात करें तो वहां पे मुख्तलिफ प्लेसेस पे ऐसी भी जगह हैं जो एक दिन में बेटा 100 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी जियोथर्मल एनर्जी के। जियो मतलब जमीन, जमीन से किस तरीके से आप एनर्जी हासिल कर सकते हैं। अगर हम कुछ पार्ट्स की कुछ हिस्सों की बात करें दुनिया के, तो वहाँ पे ज़मीन, अच्छा पहले मैं इस डायग्राम को थोड़ा डिफाइन कर दूं, उसके बाद मैं थ्योरेटिकली आऊँगा। अच्छा, ज़मीन के अंदर बेटा कुछ ऐसे भी हिस्से मौजूद हैं जो बहुत हॉट प्लेसेस हैं, बहुत गर्म प्लेसेस हैं, और उनको हम मैग्मा कहते हैं। उसके ऊपर कुछ रॉक्स होते हैं, ठीक है, और उन रॉक्स के ऊपर हम ड्रिलिंग करते हुए, सुराख करते हुए एक यू शेप्ड पाइप बेटा इस तरीके से डाल देते हैं, यू शेप्ड सुराख क्रिएट कर देते हैं। अब एक तरफ से ठंडा पानी डाला जाता है, जब वो ठंडा पानी बेटा इन रॉक्स, गर्म रॉक्स, हॉट रॉक्स पे आके पड़ता है तो वो सडनली चेंज हो जाता है स्टीम में, और उसको दूसरे पाइप की मदद से कलेक्ट कर लिया जाता है, और वो बेटा वो स्टीम इस्तेमाल होती है दफातर्स को, घरों को, बिल्डिंग्स को वार्म करने के लिए, या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, या डिफरेंट पर्पसेस के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब इस पे क्या लिखा है हम वो देख लेते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द अर्थ प्रोवाइड्स अस हॉट वाटर। दुनिया के अगर हम मुख्तलिफ हिस्सों की बात करते हैं तो ज़मीन हमें गर्म पानी देती है फ्रॉम गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग। देयर इज़ अ हॉट मोल्टन पार्ट डीप इन द अर्थ। यहाँ पे हमारे पास एक हॉट मोल्टन पार्ट ज़मीन के अंदर मौजूद है जिसको हम मैग्मा कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बनेगी, वाटर रीचिंग द क्लोज टू द मैग्मा। जब पानी इस मैग्मा के करीब पहुंचता है तो वो चेंज हो जाता है। किसमें बेटे चेंज हो जाता है, स्टीम में चेंज हो जाता है। किस वजह से चेंज होता है, इन रॉक्स के हाई टेम्परेचर होने की वजह से वो स्टीम में चेंज हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। दो डेफिनेशन यहाँ पे बनी है, एक मैग्मा की बनी है और दूसरी बेटा हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी की डेफिनेशन बनी है। अब यहाँ पे कहता है जियोथर्मल वेल मतलब कुआं, ये इसको हम जियोथर्मल वेल भी कह देंगे, ठीक है। जो जियोथर्मल वेल होता है वो बेटा बिल्ड किया जाता है ड्रिलिंग करते हुए डीप उन जगहों पर जहाँ पे हॉट रॉक्स मौजूद होते हैं और मैग्मा ज्यादा डीप नहीं होता। वाटर को पुश किया जाता है उसके एक सुराख से इस कुएं के अंदर, और क्या होता है कि जब वो पानी तेजी से इस रॉक्स के साथ आके टकराता है तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और वो ऊपर की जानब उठ जाता है, और जो स्टीम है वो डायरेक्टली पाइप्ड होती है घरों में, ऑफिसेज में हीटिंग पर्पसेस के लिए, और इसको बेटा इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एनर्जी फ्रॉम बायोमास। बायोमास से आप किस तरीके से एनर्जी को हासिल करते हैं बेटे। बायोमास हकीकत में बेटा प्लांट्स का, एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल होता है जिसको बर्न किया जाता है एज ए फ्यूल। अगर हम अदर फॉर्म्स बात करते हैं बायोमास की तो वो बेटा कूड़ा करकट हो सकता है, वेस्ट मटेरियल शुगर कैन के छिलके हो सकते हैं और दूसरे प्लांट्स वेस्ट मटेरियल हो सकते हैं। ये जो वेस्ट है बेटा इसको इस्तेमाल किया जाता है पावर प्लांट्स को चलाने के लिए। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो अपने आधे से ज़्यादा बिजली को जो है ना प्रोड्यूस कर देते हैं इस तरीके के वेस्ट मटेरियल को बर्न करते हुए। बायोमास जो बेटा बहुत जो है ना एक अहम सोर्स है एनर्जी को प्रोड्यूस करने का, लेकिन इसका प्रॉब्लम इसको इस्तेमाल करने का है, ठीक है, इसको यूज़ करने का इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्या होता है जब भी कोई जानदार चीज़ मर जाती है, अगर हम एनिमल की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो बेटा आपको पता है कि वहाँ पर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तोड़ फोड़ का अमल स्टार्ट हो जाता है। पढ़ा हुआ है ना आपने इसको डिटेल में, बायो में भी पढ़ा होगा यकीनन। अच्छा, अब जब भी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे बेटा दो किस्म की गैसेस क्रिएट होती हैं। एक तो मीथेन क्रिएट होती है और दूसरी बेटा वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है। मीथेन
एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो मीथेन गैस है ना, आप इसको तो बेटा एज ए फ्यूल इस्तेमाल कर लेते हो, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड जब वो ज़्यादा मिकदार में क्रिएट हो जाती है तो वो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है बर्न करते हुए मीथेन को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मैस एनर्जी इक्वेशन। जो आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन है ना बेटा, ये हर प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। जितनी भी इंटर कन्वर्जन प्रोसेस होते हैं, जितने भी रिएक्शंस होते हैं, उसमें ये मैस एनर्जी इक्वेशन इन्वॉल्व होती है। आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था कि जितने भी हमारे पास मैटर्स हैं, जितने भी हमारे पास फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, लेकिन हाँ वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके मुताबिक अगर कोई बॉडी अपना मैस खो दे देती है तो वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर देती है। ये तब होता है जब न्यूक्लियर रिएक्शन हो। न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जब कोई बॉडी अपना मैस खो देती है तो वो एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। और उस न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन सी इक्वेशन इन्वॉल्व होती है बेटे? वो E इज इक्वल टू mc² है। E फॉर एनर्जी यानी कि आइंस्टाइन मैस एनर्जी, M फॉर मैस एंड C फॉर स्पीड ऑफ लाइट। हेयर C इज द स्पीड ऑफ लाइट। और ये जो स्पीड ऑफ लाइट, इसका वैल्यू है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये MCQs के लिहाज से भी बेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये इक्वेशन बताती है कि बहुत सारी मिकदार में एनर्जी ऑब्टेन्ड हो सकती है बहुत छोटी क्वांटिटीज ऑफ मैटर से, यानी कि जब वो स्प्लिट हो जाता है तो जाहिर सी बात है उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और ये प्रोसेस बेटा अगर हम बात करते हैं एनर्जी हासिल करने की, अगर हम नेचुरल प्रोसेस की बात करते हैं तो वो सूरज है। यानी कि सूरज में ये जब प्रोसेस होता है तो बेटा स्टार्स बनते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर से ऐसा होता आ रहा है, ठीक है। और ये बहुत थोड़ी सी फ्रैक्शन है, सूरज की रोशनी जो हमारे तक पहुंच रही है, ये बहुत स्मॉल सी फ्रैक्शन का रिजल्ट है। और यही वाहद रीजन है बेटा जिंदगी के वजूद का जमीन पर। नेक्स्ट हमारे पास बेटे आ जाता है जी इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल से हम किस तरीके से बेटे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं? वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन हाउसेज, ऑफिसेज, schools, business centers, factories and in farms। ये वो जगह हैं जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। इसको पढ़ने से पहले एक बात की, इलेक्ट्रिसिटी बेटे अमूमन उन जगहों पर प्रोड्यूस की जाती है जो आबादी वाले इलाकों से थोड़ा दूर होते हैं, ठीक है। और ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी को बेटा प्रोड्यूस किया जाता है फॉसिल फ्यूल्स की मदद से, जैसा कि बेटा ऑयल हो गया, गैस हो गया, कोयला हो गया। और ये फॉसिल फ्यूल्स बेटा बर्न किए जाते हैं थर्मल पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर हम वेरियस एनर्जी कन्वर्जन्स की बात करते हैं तो इसके अंदर बेटा बहुत सारा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जो ब्लॉक डायग्राम की मदद से, इस डायग्राम की मदद से आप सीख जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम फ्यूल को एज अ सोर्स ले लेते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे बेटा क्या है, केमिकल एनर्जी स्टोर होती है फ्यूल के अंदर, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। जब हम उसको बर्न करते हैं, बर्निंग प्रोसेस होता है, बर्निंग से हीट एनर्जी क्रिएट होती है, हाई प्रेशर स्टीम क्रिएट होता है और वो चेंज हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी इनटू मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी, यानी मैकेनिकल प्रोसेस में। और ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इस्तेमाल होती है मैकेनिकल प्रोसेस में लाते हुए टरबाइन को टर्न करने के लिए, टरबाइन को चेंज करने के लिए, घुमाने के लिए, जिससे मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और वो मैकेनिकल एनर्जी घुमा रही है टरबाइन को इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। और फिर मैकेनिकल एनर्जी जब टरबाइन को घुमाती है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि ये एक ब्लॉक डायग्राम है जिससे ये सारा प्रोसेस कंटिन्यू होता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बेटा ये इतना अहम नहीं हम इसे कह सकते, लेकिन फिर भी आपने ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो है इनको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है।
आगे एक साथ में छोटा टॉपिक हम और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे, चले हम एफिशिएंसी के जो है ना फॉर्मूलाज को और उसकी एग्जांपल को देख लेते हैं एक, फिर उसके बाद बेटा हम जो है ना अपने टेस्ट डिस्कशन की तरफ आएंगे। एफिशिएंसी में क्या है बेटा, उसका फॉर्मूला देख लेना है कि हमें रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है ना कितनी चाहिए एक सिस्टम में से। एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिस्टम एज अ आउटपुट, जिसको हम एज अ आउटपुट लेंगे टोटल एनर्जी में से जो हम इनपुट कर रहे हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी जो इनपुट की गई। अगर हमने परसेंटेज फाइंड करनी है तो सिंपल बेटा हम उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से एफिशिएंसी की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, या बेटे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हमने परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी हो तो किस तरीके से निकालनी है। इस टॉपिक में से फिल वक्त आप सिर्फ ये डेफिनेशन करें और ये फॉर्मूला करें, बाकी इसको डिटेल में मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा। चलिए अब हम आते हैं अपने टेस्ट डिस्कशन की तरफ। हम अपने टेस्ट को देख लेते हैं कि हम इसमें से कौन कौन से जो है ना क्वेश्चंस देखने हैं। सबसे पहले आ जाता है नेम फॉर बेसिक क्वांटिटीज। दूसरा सवाल डिफरेंट बिटवीन बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तीसरा बेटा वर्नियर कांस्टेंट। फिर व्हाई अ स्क्रू गेज मेजर मोर एक्यूरेटली देन अ वर्नियर कैलिपर क्या होता है। अब वो क्वेश्चन जो मैंने आपको लिखवाए थे उसको मैं पहले डिफाइन कर दूंगा कि स्क्रू गेज क्यों मोर एक्यूरेटली होता है देन वर्नियर कैलिपर। अगर हम स्क्रू गेज की बात करते हैं बेटे तो आपको पता है कि स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर है। अगर हम लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं तो वो 0.1 सेंटीमीटर है। तो इससे क्या पता चला कि जो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है वो मोर प्रिसाइज है, दैट्स व्हाई वी यूज अ स्क्रू गेज मेजरमेंट रेदर देन वर्नियर कैलिपर। उसके बाद बेटा 4 ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, बेस यूनिट्स हैं, लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का। फिर है व्हाई इज द यूज ऑफ जीरो एरर नेसेसरी इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आपको पता है कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो उसका एक रूल होता है कि जब भी आपने मेजरमेंट करनी है सबसे पहले आपने अपना इंस्ट्रूमेंट चेक करना है, क्या वो इंस्ट्रूमेंट बेटे बिल्कुल ठीक है। अगर वो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है तो आप अपनी मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है तो जो आप मेजरमेंट कर रहे हो उससे बेटा क्या होगा, एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होने के साथ साथ आपका रिजल्ट भी एक्यूरेट नहीं आएगा, उसमें काफी ज्यादा पेचीदगियां होंगी, रिजल्ट आपका खराब आ सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो जीरो एरर है तो होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का चेक करने का, क्या उसमें एरर मौजूद है, एरर जीरो है, जीरो एरर नहीं है, तो वो जरूरी होता है सबसे पहले बेटे उसको फाइंड करना। उसके बाद आ जाता है डिफरेंस बिटवीन बेस यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है, इसको भी हम देख लेंगे। फिर बेटा आ जाता है व्हाट इज मीन्ड बाय सिग्निफिकेंट फिगर, हम इसको देख लेंगे। चले हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हम इन क्वेश्चंस को थोड़ा देख लेते हैं कि उसमें इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है। हमारा जो पहला सवाल था कि हमने कोई से 4 बेस क्वांटिटीज के बारे में लिखना है। हमने पढ़ा था कि हमारे पास टोटल 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं, जिनमें लेंथ है, मैस है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है एंड द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस है। इनमें से हमने कोई से 4 को लिखते हैं। फिर उसके बाद बेटा हमारा आ जाता है जी डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। हमने बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटीज में डिफरेंस करना है। तो आपको पता है बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं बेटा जो दूसरी क्वांटिटीज को डिफाइन करती हैं, लेकिन अगर हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज की बात करें तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज। इसके अगर हम एक एग्जाम्पल देख लें, इसकी एग्जाम्पल हम किस तरीके से बेटा करेंगे, इसकी एग्जाम्पल हम देखेंगे। अगर हम स्पीड फाइंड आउट करना है तो स्पीड को v से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी इन टर्म ऑफ लेंथ हम इसको डिफाइन कर देंगे। एक बात याद रख लें, ये हमने बहुत डिटेल में बेटे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, आप इसको मजीद डिटेल में जाने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ आपको एक हल्का सा पॉइंट दूंगा कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हमने क्या लिखा है। अगर हम बात करते हैं स्पीड की तो उसमें क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस को इन टर्म ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये दोनों बेटा हमारे पास एक बेस यूनिट है। जितनी भी हमने ड्राइव्ड क्वांटिटीज को फाइंड करना है बेटा, उसका एक रूल है कि आपने बेस क्वांटिटीज को या तो मल्टीप्लाई करना होगा या तो डिवाइड करना होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी बेस यूनिट क्या होता है। बेस यूनिट बेटा ऐसे यूनिट्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं बेस क्वांटिटीज को, और ये टेबल में से आपने कोई से 2 से इसके साथ एज ए एग्जांपल लिख देने हैं। और ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है बेटा, ड्राइव्ड यूनिट ऐसे यूनिट होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज को। तो आपको पता है कि ये हमने डिटेल में पढ़े थे, आपने इसके साथ भी कोई इसके 1 या 2 फार्मूलाज लिख देने हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा सवाल, राइट द नेम ऑफ एनी 4 ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट हमने पढ़ा जी स्पीड,
एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी एंड चार्ज। इन सारे नामों में से कोई से आपने 4 नाम लिख देने हैं विद सिंबल, विद यूनिट सिंबल, तो वो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास लीस्ट काउंट क्या होता है या वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कांस्टेंट मतलब वो वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट की बात कर रहे हैं। तो बेटे वो हमने पढ़ा था कि हम डिफरेंस करते हैं 1 स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। उनका जो डिफरेंस था वो कितना था, वो 0.1 मिलीमीटर था, और यही लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है हम उसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बेटे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात की गई है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर में यह था कि जी हमारे पास जितने भी ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स होते हैं, जितने डिजिट्स हमें पता हैं, मैं समरी की तरफ जा रहा हूं, उससे चलने ये ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा। ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स and the first doubtful digit in a significant figure या in an expressions are called significant figure। अगर एक स्टूडेंट को कहा जाता है कि वो एक बुक की लेंथ को मेजर करें और वो यहाँ पे वैल्यूज लिख देता है बेटा 2.3 सेंटीमीटर, उसने उसको जो है ना मेजर किया, तो ये जो ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट, ये जो 2 होगा बेटा ये वो एक्यूरेटली नाउन डिजिट होगा जिसमें गलती के चांसेस नहीं है। लेकिन जो 0.3 होगा बेटा ये वो डिजिट है जिसमें डाउट है कि वो स्केल हिल सकता था, उसमें किस आई कांटेक्ट, आई पॉइंट जो है वो आगे पीछे हो सकता था, जिससे वो चेंजिंग आ सकती थी। तो इन चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है। अगर आपने इसको मजीद डिटेल में पढ़ना है तो हमने इसको टोटल रूल 7 या 6 रूल्स पढ़े थे सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे फाइंड करना है और सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। चलें देख लेते हैं क्या हमने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तकरीबन बेस यूनिट, सिग्निफिकेंट फिगर, लीस्ट काउंट और फोर ड्राइव यूनिट, स्क्रू, जीरो एरर, तकरीबन बेटा हम सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। होप सो ये सारी चीज़ें बेटा आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी जितने शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं हमने। और उसके अलावा जो आज हमने यूनिट नंबर 6 की कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बात की जाए तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से वो इम्पॉर्टेंट हैं, आपने उनको अच्छे से देख लेना है। अल्लाह हाफिज़।